वीडियो में हम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 जो है ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया, और इस एक्ट में कौन कौन से अफराद हैं जिनको पनिशमेंट हो सकती है। तो ज़्यादातर इस एक्ट में सज़ाओं का जिक्र है। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट जो 1929 का है, इसको बनाने का पर्पस ये था कि उस टाइम पे जब ये एक्ट बनाया गया था तो तब इंडिया में एक प्रैक्टिस थी कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनकी शादियां कर दी जाती थी। ये भी नहीं देखा जाता था, मतलब खेलने कूदने की एज है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, इस तरह के बच्चों को उठा के उनकी शादियां कर दी जाती थी। जैसे कि गुड्डे गुड्डी की शादियां की जाती हैं, जस्ट लाइक दैट पेरेंट्स होते थे। और अभी भी ये प्रैक्टिस आम है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, इस एक्ट को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी बच्चे हैं उनकी शादियों की एज लिमिट जो है वो एक फ़िक्स कर देना। ठीक है, अगर फीमेल है तो 16 साल से कम उम्र होगी तो उसकी शादी नहीं होगी। अगर मेल है और 18 साल से कम उम्र है तो उसकी शादी नहीं होगी। इसमें यह था कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शादियों को रोकना। अब आगे वो कहते हैं 1 अक्टूबर 1929 को ये एक्ट जो है नाफिजुल अमल हुआ। वो कहते हैं कि ये एक्ट जो है पूरे पंजाब पे और पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। सिर्फ माइनर सी चेंजेस हैं पंजाब और पाकिस्तान में, बाकी ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। अब पर्पस जो है वो हमने देख लिया कि बच्चों की जो छोटी उम्र में शादियां होती थी उनको रोकना, और बच्चों की जो शादियों की एज है एक एज फिक्स कर दी गई इस एक्ट के ज़रिए। आगे हमारे पास डेफिनेशंस की क्लॉज आती है। तो इसमें वो कहता है चाइल्ड का मतलब है कि एक पर्सन अगर मेल है तो अंडर 18 ईयर ऑफ एज, और अगर फीमेल है तो अंडर 16 ईयर ऑफ एज। फीमेल अगर 16 साल से ऊपर है तो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में फ़ॉल नहीं करेगी। अगर मेल 18 साल से ऊपर है या 18 साल का है तो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में फ़ॉल नहीं करेगा। आगे वो कहते हैं चाइल्ड मैरिज का मतलब है कि दोनों ऐसे अफराद की शादी जिनमें से एक या दोनों चाइल्ड हों, यानी अगर फीमेल है तो अंडर 16 ईयर ऑफ एज है तो फिर भी वो चाइल्ड मैरिज है, मेल है अंडर 18 ईयर ऑफ एज है तो फिर भी वो चाइल्ड मैरिज है। फिर आगे वो कहता है गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। माइनर यहाँ पे वो कहता है उसका मतलब है कि पर्सन ऑफ ईदर सेक्स हु इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम उम्र पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो हम उसको माइनर कहेंगे। यूनियन काउंसिल का मतलब है कि यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो लोकल गवर्नमेंट जो उस लोकल एरिया की होगी तो वो यूनियन काउंसिल की डेफिनेशन में फॉल करेगी। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 4 है। इसमें जब हम पंजाब अमेंडमेंट को देखते हैं तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि पनिशमेंट फॉर मेल अडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज मैरिंग अ चाइल्ड। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो भी मेल है अगर अबव 18 ईयर ऑफ एज है तो वो एक चाइल्ड से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है जब उसे पता है कि ये फीमेल अंडर 16 ईयर ऑफ एज है। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसे कैद की सज़ा होगी जो कि 1 महीने तक हो सकती है, और उसके साथ उसे या फिर जुर्माना होगा जो कि 1000 रुपीज़ तक हो सकता है, या फिर दोनों। इसी तरह हम पाकिस्तान कोड में जब देखते हैं तो पनिशमेंट फॉर मैरिंग अ चाइल्ड, इसमें वो कहता है कि अगर एक पर्सन नॉट बीइंग अ माइनर, ठीक है, 18 साल से ऊपर का है, कॉन्ट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, और किसी भी बच्चे से अगर फीमेल 18 साल से ऊपर है और किसी मेल से मैरिज होती है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है, तो फिर भी ये चाइल्ड मैरिज में आएगी। अगर मेल जो है वो 18 साल से ऊपर है और किसी फीमेल से उसकी मैरिज होती है जो कि 16 साल से कम उम्र है तो फिर भी ये चाइल्ड मैरिज में आएगा। तो फिर वो कहता है कि पनिशमेंट होगी जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, विच में एक्सटेंड टू 6 माह कैद होगी, और उसके साथ उसे जुर्माना होगा 50,000 रुपीज़ का। आगे वो कहते हैं सेक्शन 5 है पनिशमेंट फॉर सॉल्वेनाइजिंग चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे वो कहता है जो कोई भी चाइल्ड मैरिज परफॉर्म करेगा, कंडक्ट करेगा या डायरेक्ट करेगा
तो यहाँ पे वो कहते हैं उसको पनिशमेंट की सज़ा होगी जो कि इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 6 माह कैद, और उसके साथ उसे जुर्माना होगा 50,000 रुपीज़, अनलेस एंड अनटिल वो आके ये प्रूव कर दे कि उसके इल्म में नहीं था कि ये चाइल्ड मैरिज हो रही है, या किसी भी वजह से वो बिलीव करता था कि जिन लोगों की वो शादी जो है वो परफॉर्म करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है या डायरेक्ट करवा रहा है, उनमें से कोई भी चाइल्ड नहीं है। अच्छा, सेक्शन 6 है हमारे पास, पनिशमेंट फॉर पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न्ड इन अ चाइल्ड मैरिज। इसमें वो कहता है कि जहाँ पे एक माइनर जो है, मैं एक चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे वो कहता है कि माइनर पर्सन का जो भी पेरेंट है, गार्डियन है, या कोई भी पर्सन है लॉफुली अनलॉफुली कि जिसकी कस्टडी में वो है या जिसकी कैपेसिटी में वो पर्सन माइनर पर्सन रह रहा है, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो कोई भी ऐसा काम करता है जिससे ये साबित होता है कि उसने वो मैरिज प्रमोट की है या उस मैरिज की इजाज़त दी है कि वो चाइल्ड मैरिज करे, या फिर नेग्लिजेंटली वो उस मैरिज को रोक नहीं सका, उसने शादी होने दी, उसे पता था शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, फिर भी उसने शादी होने दी, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसे पनिशमेंट होगी जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, जो 6 माह कैद और उसके साथ 50,000 रुपीज़ जुर्माना है। अच्छा, वो कहता है आगे इसकी एक्सेप्शन आ जाती है, वो कहता है कि अगर यहाँ पे फीमेल होगी, वुमन होगी, तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं होगी। अच्छा, अब वो कहता है कि ये सेक्शन 6 जो है जिसमें पनिशमेंट होती है पेरेंट को, गार्डियन को, कि किसी भी चाइल्ड मैरिज की, ऐसे माइनर की जो उसकी कस्टडी में होता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जब तक कि वो पेरेंट या गार्डियन जो भी है, जब तक वो कोर्ट में आकर ये प्रूव ना कर दे कि उसके इल्म में नहीं था कि ये चाइल्ड मैरिज हो रही है, तब तक ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उस पर्सन ने नेग्लिजेंस शो की है और वो इस शादी को होने दिया है, चाइल्ड मैरिज को, और उसने इस शादी को नहीं रोका और उसकी सुपरविजन में ये शादी हुई है, तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 7, इम्प्रिजनमेंट नॉट टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3। इसमें वो कहता है कि कोर्ट के बारे में बता देता है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के बारे में। वो कहता है कि कोर्ट जो केस इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे रही है या फाइन की पनिशमेंट इम्पोज कर रही है, तो यहाँ पे अगर वो कोर्ट कहती है कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, फाइन पे नहीं कर सकता, तो फिर उसको ये इम्प्रिजनमेंट इतने अरसे के लिए वो जेल काटेगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जनरल क्लासेस एक्ट का सेक्शन 25 और सेक्शन 64 पाकिस्तान पीनल कोड का ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कोर्ट जो पनिशमेंट दे रही है फ़ाइन की अंडर सेक्शन 3, तो वो फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं दे सकती, वो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आगे हमारे पास आ गया सेक्शन 8 है, ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट। इसमें वो कहता है भी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कुमिट होता है जिसमें कि चाइल्ड मैरिज कराई जाती है या कोई पर्सन चाइल्ड मैरिज करता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस आता है तो वो उसका ट्रायल कर सकता है, उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके अलावा अच्छा, फिर वो कहता है सेक्शन 9 हमारे पास आ गया, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड ट्रायल। इसमें वो कहता है फैमिली कोर्ट के बारे में बताता है, कहते हैं फैमिली कोर्ट जो है वो ऐसे किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जो कि ऑफेंस जो है अंडर दिस एक्ट कमिट किया गया हो, फैमिली कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट इसके कि यूनियन कौंसिल कोई कंप्लेन करती है, तो फिर वहाँ पे फैमिली कोर्ट जो है वो इस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकती है। फिर वो कहता है कि फैमिली कोर्ट जो है जब भी ऐसा कोई ऑफेंस आएगा जिसमें यूनियन कौंसिल कंप्लेनेंट होगी, तो वो यहाँ पे वो कहता है कि जब भी अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी इन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो वो अपनी पावर जो है एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करेगी।
यहाँ पे वो सेक्शन 9 पंजाब अमेंडमेंट का आ गया। इसमें वो कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट होता है अंडर दिस एक्ट तो उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी सिवाय इसके कि यूनियन काउंसिल जो है वो कंप्लेनेंट होगी। वो कहता है कि अगर यूनियन काउंसिल कंप्लेनेंट नहीं है तो जो भी लोकल अथॉरिटी वहाँ पे बैठी है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर, तो कहता है अगर वो कंप्लेनेंट बनती है तो फिर कोर्ट जो है ऐसे ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। फिर वो कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर यूनियन काउंसिल कंप्लेनेंट है या लोकल अथॉरिटी कंप्लेनेंट है तो फिर वो ऐसे तमाम ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस ले सकती है। आगे कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी एक्सपायरी को 1 साल गुजर गया है उस ऑफेंस को कमिट हुए, तो फिर वो कहता है कि उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पे वो कहता है सेक्शन 10 आ गया हमारे पास। इसमें वो कहता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। इसमें वो कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है जो कि किसी भी ऐसे ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेती है जो अंडर दिस एक्ट कमिट हुआ है जिसमें कंप्लेंट आई है, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोर्ट जो है उसको लगता है रीज़नेबल के आफ्टर इंक्वायरी वो देखती है कि कंप्लेन के ग्राउंड्स क्या हैं, आया इसमें कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वो कहते हैं कि इसमें सफिशेंट ग्राउंड्स हैं भी या नहीं हैं, और कोर्ट को जब लगता है कि इसमें सफिशेंट ग्राउंड्स नहीं हैं तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, अंडर सेक्शन 203 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 उस कंप्लेन को डिसमिस कर देगी। सेक्शन 12 आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे सेक्शन 12 कहता है कि पार्ट टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग मैरिज इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अब इसमें वो कहता है कि कोई भी अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, कोई कंप्लेन रिसीव होती है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो अरेंज की जा रही है या होने वाली है, तो यहाँ पे क्या करेगी कोर्ट के फिल फोर उस चाइल्ड मैरिज को रोक देगी, और उस चाइल्ड मैरिज को रोकने के बाद जो भी उस कार्रवाई बनेगी वो करेगी जो लोग वो उस चाइल्ड मैरिज को अरेंज करवा रहे होंगे। आगे वो कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है इंजंक्शन का ऑर्डर उस वक्त तक किसी भी पर्सन के अगेंस्ट पास नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट उसको नोटिस ना दे दे, शो काज नोटिस ना दे दे, उसको अपॉर्चुनिटी दे कि वो आके कोर्ट को बताए कि ये क्यों उसके खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर जो है स्टे प्रोसीडिंग वो क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि कोर्ट जो है वो खुद या फिर किसी पर्सन की, किसी एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर देगी वो उसको आल्टर कर सकती है, रिसेंड कर सकती है किसी भी ऑर्डर को। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेके आता है, कोर्ट को एप्लीकेशन मिल जाती है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि जो एप्लीकांट है उसको हेयरिंग की जाएगी, अर्ली अपॉर्चुनिटी और अब फ्राहम की जाएगी कि वो आए कोर्ट में आके ये पेश हो, खुद पेश हो या अपना वकील पेश करे। ठीक है, और कोर्ट जो है वो उसको सुनने के बाद विद रीजंस अगर कोर्ट को लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है इसको एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए तो फिर कोर्ट उस पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी होली और इन पार्ट। अब आगे वो कहता है कि कोई भी पर्सन है जो इंजंक्शन इशू होती है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो वो इस इंजंक्शन को उस स्टे को डिसोबे करता है, फिर यहाँ पे वो कहता है कि उसे इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 3 माह कैद की सज़ा होगी, या फिर उसे जुर्माना होगा जो कि 1000 रुपीज़ होगा, या फिर उसे कैद और जुर्माना दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो आ गई है, वो कहता है कोई अगर वोमन है तो उसे इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं दी जाएगी। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।